मैं बिहार गया था 7 दिनों के लिए और गांधी मैदान में अलग अलग जिलों के लोग कहते थे हम पप्पूवादी कांग्रेसी हैं। पप्पूवादी से उनका मतलब था पप्पू यादव से। मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में हमें कुछ सोचना है। क्या आपके जो अलाई पार्टनर हैं उनका भी किसी तरह का दबाव रहता है पप्पू को लेकर? मुझे तो एक्चुअली पूरी यात्रा में नहीं दिखा, मैं काफी दिन थी उस यात्रा में। नए एंकर से आपका जो सामना होता है वो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल होता है। अब तो शायद एंकर लोग जो हैं, जब आप एक व्यक्ति से इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि आप रंग पुत कर उनके बारे में स्टोरी सुना रहे हैं, पिक्चरें लगा रहे हैं, आप ऐसे व्यक्ति से सवाल पूछ सकते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कांग्रेस के साथ हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे। कांग्रेस आखिरी सवाल में कितनी आशावादी हैं बिहार को लेकर? बिहार ने मन बना लिया है। बिहार को लगता है कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। मैं बिहार गया था 7 दिनों के लिए और गांधी मैदान में जब यात्रा का समापन हुआ था उस कार्यक्रम का भी मैं हिस्सा बना। जी हाँ। हिस्सा क्या बना, रिपोर्ट में कर रहा था। अलग अलग जिलों से जब कांग्रेस के नेता लोग आ रहे थे, कार्यकर्ता आ रहे थे, उनसे जब बात हुई तो रोहतास हो, चाहे दरभंगा हो, चाहे पूर्णिया हो, अलग अलग जिलों के लोग कहते थे हम पप्पूवादी कांग्रेसी हैं। पप्पूवादी से उनका मतलब था पप्पू यादव से। पप्पू यादव के को लेकर कांग्रेस ने कुछ सोचा हुआ है, कुछ नहीं, रोड मैप पप्पू है? यादव जी ने तो कांग्रेस ज्वाइन करी जी। थी, फिर वो उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। कांग्रेस के साथी हैं, हमारे मंचों पे रहते हैं, बहुत पॉपुलर है वहां पर। तो मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में हमें कुछ सोचना है। वो कांग्रेस का हर हाल में सहयोग करने को तैयार हैं। हम ऐसे जो ऊर्जावान लीडर्स हैं और जनता के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, सबसे बड़ी बात ये है उनकी। और मुझे उनकी बात बहुत पसंद है कि चाहे जाड़ा गर्मी बरसात हो, चाहे बाढ़ आ जाए, वो हमेशा जनता के बीच में होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में हमें कुछ सोचना जरूरी। वो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन करी थी, किन्हीं कारणों से उनका टिकट कांग्रेस से नहीं हो पाया, लेकिन वो निर्दलीय सांसद हैं और कांग्रेस का जबरदस्त सहयोग करते हैं सदन में और सदन के बाहर। क्या आपके जो अलाई पार्टनर हैं उनका भी किसी तरह का दबाव रहता है पप्पू को लेकर? मुझे तो एक्चुअली पूरी यात्रा में नहीं दिखा, मैं काफी दिन थी उस यात्रा में। मुझे तो उनके बीच में काफी शिष्टाचार दिखा। मैंने भी ऐसी कुछ बातें सुनी थी, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। हम लोग सवेरे मिलते थे, नमस्ते प्रणाम सबका होता था, उन लोगों का भी होता था। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। मुझे तो याद है जब लालू जी आए थे तो उन्होंने बड़े झुक के प्रणाम किया था। तो मुझे तो ऐसा नहीं नजर आया कुछ। ये जो किंवदंतियां होती है ना, ये थोड़ी ज्यादा चल जाती हैं। मैम देखिए, अफवाहें ऐसे तो नहीं उड़ती हैं। नहीं, पर मुझे लगता है कि ये कुछ अफवाहें जो हैं वो हो सकता है थोड़ा बहुत हो, उसको 100 गुना बना के कर दिया जाता है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। मुझे लगता है कि पप्पू यादव जी का जिन क्षेत्रों में प्रभाव है वो बिल्कुल है, उसको सब लोग मानते हैं। मनोविज्ञान कहता है जहां धुआं है वहां आग ना कहीं तो होगा ही। छोटी सी चिंगारी को भभकती आग नहीं बनाना चाहिए, ये मुझे मानना है। ठीक है, मीडिया की जरूर बात कर लेते हैं क्योंकि मैं कोई भी चर्चा करूं मीडिया की बात किए बिना मैं कर नहीं पाता हूं, क्योंकि 25-30 दिनों तक मैंने मीडिया में नौकरी की है। मेन स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूं और उसके बाद मैं वहां से लौटा है क्योंकि मैं कर नहीं पाया। आप लगातार टीवी स्टूडियो में जाती हैं, पुरानी पत्रकार आप रही हुई हैं। नए एंकर से आपका जो सामना होता है वो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल होता है। फेवरेट एंकर कौन है मैम, जिनके शोज में आप जाते हैं उनसे? तो मेरा हाथ जोड़ नहीं नहीं, प्लीज हम भी थोड़ा बहुत फॉलो करें। कोई फेवरेट एंकर नहीं है। मुझे लगता है कि जब आप किसी भी शो में जा रहे हैं तो आप ये मान के जाइए कि बीजेपी से ज्यादा बचाव और बीजेपी से ज्यादा तैयारी से एंकर महोदय या महोदया बैठी हुई हैं। आप बीजेपी को फंसाते हैं, जैसे ही आपने उनको चंगुल में लिया तुरंत ढाल बन के एंकर महोदय या महोदया कूद पड़ती हैं। ये असलियत है। और मुझे लगता है कि अब तो शायद एंकर लोग जो हैं वो अब प्रिटेंड भी नहीं कर रहे हैं कि वो पत्रकार हैं। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, मोदी जी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू मना, बहुत उत्साह से एंकराओं ने अपनी स्टोरियां सुनाई कि मोदी जी के साथ कैसे उनकी स्टोरी थी, कैसे वो पहली बार मिले या मिली, कैसे वो प्रभावित हुई। जब आप एक व्यक्ति से इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि आप रंग पुत कर उनके बारे में स्टोरी सुना रहे हैं, पिक्चरें लगा रहे हैं, आप ऐसे व्यक्ति से सवाल पूछ सकते हैं। आप ऐसे व्यक्ति की निंदा कर सकते हैं। आप ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि आप वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं कि? आप नहीं पूछ सकते। आप उनसे पूछेंगे आम कैसे काटते हैं, काट के या चूस के, आप टॉनिक लेते हैं कि नहीं, बटुआ रखते हैं कि? आप इनसे ऐसे सवाल पूछेंगे क्योंकि आप तो भक्तों से भी ज्यादा समर्पित हैं। तो मुझे बिल्कुल ये काम है, हमारा जॉब है। और बिल्कुल मैं ऐसा नहीं है कि जब आप, और मुझे ऐसा लगता है जब आप थोड़ा पढ़ लिख के जाते हैं, जब आप थोड़ा तैयारी के साथ जाते हैं, तो एंकर लोग आपको बोलने देते हैं क्योंकि उनके पास आपकी बात का जवाब नहीं है, काट नहीं है।
मुझे लगता है कि कई बार जब एंकर लोग बदतमीजी करते हैं तो उनको उनकी भाषा में भी जवाब देना पड़ता है, जरूरी होता है। तो ये भाषा मैम अपने टीवी स्टूडियो में जाने के बाद प्रवक्ता के तौर पर जब जाती रही तब सीखी है या शुरू से ट्रेनिंग रही है टीवी? नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने तो अंग्रेजी का जर्नलिज्म किया और अंग्रेजी का जर्नलिज्म बहुत अलग है। अर्नब गोस्वामी भी अंग्रेजी के जर्नलिस्ट हैं। मतलब लेकिन मैं अर्नब की बहुत बड़ी फैन नहीं रही हूँ, जबकि मैंने उनके साथ काम किया है। नहीं, मुझे लगता है कि वो जर्नलिज्म नहीं करते हैं, वो सुपारी लेते हैं और ये काम वो यूपीए की सरकार में भी करते थे और ये अभी भी वो कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी का भी मैंने थोड़े दिनों पहले एक वीडियो देखा और मुझे लगा वो मानसिक विक्षिप्त दिख रहे थे। उस वीडियो में वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था और वो सवाल पूछ रहे थे और वो सवाल पूछ रहे थे राहुल द्रविड़ से, वो सवाल पूछ रहे थे सौरव गांगुली से, सचिन तेंदुलकर से, वो सवाल पूछ रहे थे इंडियन क्रिकेट टीम से, लेकिन उनकी इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि वो सवाल नरेंद्र मोदी से पूछ सके, वो सवाल अमित शाह से पूछ सके, वो सवाल जय शाह से पूछ सके। और ये पूरे मीडिया का हाल था, पूरी बीसीसीआई पे ठीकरा फोड़ा जा रहा था। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह जाती तो बीसीसीआई की हैसियत है कि मैच हो जाता। आप एक तरफ बोलते हैं पानी और सिंदूर एक साथ नहीं, और यहाँ पर क्रिकेट और सिंदूर का खेला करा रहे हैं आप। जिन लड़कियों की मांग उजड़ गई, ऐश्वर्या हो या हिमांशु, वो लोग कह रही हैं हमारे पतियों के खून से सने लोगों के साथ आप क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मेरा मुंह उस पे मत खुलवाइए, वो बहुत बात बढ़ जाएगी। ये लोग सुपारी लेके जर्नलिज्म करते हैं, इनका जर्नलिज्म नहीं है। लेकिन हाँ, शायद जब हम लोग जर्नलिज्म करते थे तो तथ्यों पर, दोनों साइड को बोलने पर ज्यादा फोकस रहता था। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा, आप जब टीवी शो पे जाते हैं तो आप युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, क्योंकि एक बीजेपी का प्रवक्ता है, एक आरएसएस का प्रवक्ता है, जिसको रक्षा विशेषज्ञ या कभी इकोनॉमिक, वही व्यक्ति रक्षा विशेषज्ञ भी है, वही पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट भी है, वही इकोनॉमिक विशेषज्ञ भी है, तो वो विशेषज्ञ बना बैठा है। और एंकर साहब और साहिबा का तो क्या कहना, उनको तो ज्यादा भक्ति दिखानी है। तो आप एक युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो योद्धा हैं वो अच्छी प्रिपरेशन से जाते हैं। हम आंकड़ों से बात करते हैं, हम तथ्य रखते हैं, उनके पास उन तथ्यों का जवाब नहीं होता है, हम उनके झूठ को तुरंत पकड़ते हैं। बहुत सारे झूठ वो लोग बोलते हैं, फर्जी बातें करते हैं, तो वहां जाना जरूरी है, क्योंकि झूठ को हम बेहिसाब क्यों चलने दें। लेकिन क्या वो मेरे दिन का सबसे अच्छा हिस्सा होता है? बिल्कुल नहीं। तो दिन का सबसे अच्छा हिस्सा क्या होता है, ये भी बताइए। नहीं, दिन का सबसे अच्छा हिस्सा होता है जब आप थोड़ा चिंतन मनन करते हैं, आप पढ़ते हैं, आप एनालाइज। मुझे आंकड़ों से बहुत प्यार है, मैंने बिजनेस जर्नलिज्म किया तो थोड़ा आंकड़ों के प्रति रुझान भी है। दिन के अच्छे हिस्से वो होते हैं जब आप अपना अध्ययन मनन कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छा सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट डाला, वो वायरल हो रहा है, आपकी लीडरशिप को आप सुन रहे हैं। दिन का अच्छा हिस्सा आपके घर पे बच्चों के साथ होता है, हस्बैंड के साथ होता है, आपके डॉग्स के साथ होता है। दिन का अच्छा हिस्सा टीवी डिबेट नहीं है। वहां पे काम करना है और बड़ी शिद्दत से काम करना है, वो पूरी ईमानदारी से करके आते हैं। मुझे लगता है आज भी आप डिबेट्स में जाएंगी ही, शायद टीवी डिबेट्स में जब हम शूट कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा खराब हिस्सा दिन का शायद आपके साथ हो गया हो जब NSUI चुनाव हार गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस बात का मुझे दुख है, जी हाँ, बहुत दुख है। क्या कारण लगता है आपको? रौनक खत्री बहुत चर्चा में रहे थे। जी हाँ, मुझे लगता है कि हार के बहुत कारण होते हैं। मैं NSUI की वर्किंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं की है NSUI में, तो मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन मुझे लगता है पूरा इसका विश्लेषण होना चाहिए, और जहाँ पे हमारे एक अध्यक्ष थे और कैसे हम ऐसे हार गए, मुझे लगता है इस पर होगा ये दुख। अब ये जैसे आपने कहा दिन का शायद अच्छा हिस्सा, हाँ, ये नहीं था आज, ये नहीं था। NSUI ने अच्छे चुनाव जीते हैं, तो ये क्यों हम हारे, इस पर जरूर विश्लेषण। शायद ये सवाल भी आपके खराब हिस्सों में से एक हो मैम। जब भी कांग्रेस की बातचीत करते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात बहुत ज्यादा आती है। अलग अलग स्टेट्स में हमने देखा, हरियाणा के चुनाव जब हुए तो हुड्डा बनाम कांग्रेस जैसी भी एक चीज कांग्रेस के अंदर से ही उठती दिखी, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। और अब NSUI के इन चुनावों के बाद जब मैं सोशल मीडिया भी देख रहा था, तब भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत गहरे तौर पर दिखते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कांग्रेस के साथ हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे, या फिर कुछ जिसको आपको आप लगता है? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं उसको मैं इनर पार्टी डेमोक्रेसी भी तो कह सकती हूँ। कांग्रेस में ये आजादी है हम सबको कि हम किसी भी चीज पर सवाल उठा सके और हमें पार्टी से निलंबित नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के अंदर जब CWC की बैठक होती है, और हम लोग तो सबसे जूनियर लोगों में से, मैं CWC की मेंबर हूँ, हम लोग भी बेधड़क तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। हम कई बार सीनियर लोगों को कहते हैं कि शायद मैं आपसे तवज्जो नहीं रखती हूँ, मैं शायद आपसे सहमत नहीं हूँ, और हमारे खिलाफ तो कोई आंखें नहीं तरेरता, वो सीनियर लोग आके फिर भी उतना ही हालचाल पूछते हैं, सब कुछ है। तो मुझे लगता है इनर पार्टी डेमोक्रेसी पार्टी में होनी चाहिए। इनर पार्टी डेमोक्रेसी जिस पार्टी में होगी वही लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेगा। अगर आप 75 साल की उम्र में लोगों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दीजिएगा, जो लोग आपका पोटेंशियल थ्रेट हो सकते हैं उनसे कुर्सियां छीन ली जाएंगी, उनको सेंटर में अपनी आंख के आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। आपके खिलाफ कोई बोल दे उसको तुरंत पार्टी से निलंबित कर दिया जाएगा, मुझे लगता है वो बीजेपी में होता है। कांग्रेस का देखिए एक DNA है, कांग्रेस
आजादी के आंदोलन से निकली पार्टी है। वी आर अ मेल्टिंग पॉट ऑफ आइडियोलॉजीज। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद मुझे ठीक लगेंगी लेकिन मेरे किसी और कुलीग को नहीं ठीक लगेंगी। बहुत सारी बातें जो मेरे कर्नाटका के कांग्रेस कुलीग को नहीं ठीक लग सकती है, शायद मेरे लिए वो ठीक है, लेकिन अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा तो शायद गलत है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है क्योंकि हम एक समन्वय है बहुत सारी आइडियोलॉजीज का। हमारे यहाँ हर वेशभूषा पहनने वाला, हर भाषा बोलने वाला, हर आइडियोलॉजी वाला व्यक्ति है। लेकिन एक चीज जो कांग्रेस की है वो ये है कि हम इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए और इस देश के कुछ मूल्यों के लिए बिल्कुल समर्पित है। आखिरी सवाल में, कितनी आशावादी हैं बिहार को लेकर? बहुत आशावादी हूँ, और आशावादी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर बैठ के बात कर रही हूँ। यात्रा में गई थी, यात्रा के बाद कई बार गई हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कई छोटे छोटे जिलों में भी चली जाती हूँ। बिहार ने मन बना लिया है। बिहार को लगता है कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है, क्योंकि शायद बिहार को लगता है कि 20 साल से जो सत्ता में है वो आज भी प्रॉमिस ही कर रहे हैं। आपको अगर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कुछ करना था 20 साल पहले कर दिए होते। आप आज 20 साल बाद कह रहे हैं हमारी जब सरकार बनेगी तो आप तो 20 साल से सत्ता में हैं। और बिहार को ये भी लगने लगा है कि डबल इंजन का कहकर डबल घोटाला जरूर किया गया। आपको लगता है कि बिहार में जहां पर इतने भूमिहीन किसान हैं, बिहार में जहां पर इतने लोग पलायन करते हैं क्योंकि एक नौकरी नहीं बनती वहां पर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1 रुपए में आप अडानी को जमीन दे रहे हैं, 1 रुपए में आप सदगुरु को जमीन दे रहे हैं, उनको, आपको लगता है लोगों को फर्क नहीं पड़ता? लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। ये जमीन भूमिहीन किसानों को क्यों नहीं दी जा सकती थी? 10 लाख आम के पेड़ काटे जा रहे हैं जी। बड़ी बात है, ऐसा नहीं। और बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बड़े चैतन्य हैं। आप तो खुद बिहार से बहुत बहुत जागरूक हैं। मुझे तो लगता है बिहार यूपी के एक आम चाय के ठेले पर अगर आप रुक के थोड़ी राजनीति की चर्चा कर लीजिए, वो आपके बड़े बड़े टेलीविजन डिबेट से उसका स्तर ऊंचा है। वही कहना, आप जिन डिबेट्स में जाते हैं उससे तो स्तर ऊंचा है। ज्यादा पैनी निगाह है, ज्यादा समझते हैं, कास्ट कोalitions को समझते हैं, मुद्दों को समझते हैं, घटक दलों के आने जाने को समझते हैं। मैं तो हमेशा बोलती हूँ बिहार यूपी के चाय के ठेले जो है वो आपकी प्रयोगशाला है, वो आपके असेसमेंट्स होने चाहिए। घटक दल के आने जाने की बात आपने कर दी, इसलिए ये सवाल बस पूछ लेता हूँ कि महागठबंधन की दशा दिशा सब कुछ ओके है? हाँ, सीट शेयरिंग पे आज हमारी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक चल रही है और बिल्कुल ओके है। सीट शेयरिंग का फैसला कब तक? मुझे लगता है जल्दी होगा। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हो रही है, जल्दी इनका फैसला हो जाएगा। और फिर जो सीट शेयर, मोटे तौर पर तो सबको पता है, मतलब आपस में बात हो चुकी है। मुझे लगता है जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है वो होना बाकी है। सो महागठबंधन अपने पूरे जोश के साथ बड़े वोट के साथ एक अच्छी सरकार बनाएगा। चलिए, ये घोषणा चुनाव से पहले हर नेता, हर पार्टी करती है। कितना असर पड़ेगा मुद्दों का, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो कास्ट सेंसस या फिर वोट चोरी वाला जो मामला है जन जागृति के लिए, ये सब मामले कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे? वोट चोरी हो रही है अगर, तो वोट चोरी कितना इम्पैक्ट डालेगी? ये सब खैर बिहार चुनाव के परिणाम बताएंगे। वोट चोरी को लेकर सीरीज ऑफ प्रेजेंटेशन में जो सबसे बड़ा बम फूटने वाला है वो भी शायद बिहार इलेक्शन से पहले फूट जाए। सुप्रिया जी ने ऐसा बताया, जो बातें बताई वो सब देखेंगे आने वाले भविष्य में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। इलेक्शन के आसपास एक बार फिर से हम समय लेंगे आपसे और बातचीत करेंगे। फिलहाल बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चर्चा को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो, सुझाव हो तो लिख दीजिए वीडियो कमेंट बॉक्स में, ताकि उन सवालों के बारे में हम अगले वीडियोज में बात कर सकें। धन्यवाद।